दोस्तों, मेरा नाम है शिवेश। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लेखिका मनु भंडारी की लिखी कहानी यही सच है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि दीपा की मुलाकात निशित से होती है और वे दोनों घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। अब आगे अपनी मजबूरी पर खिज खिज जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूरी पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहां आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूं और वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूं। तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूं कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूं निशित? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूं। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूं। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा की ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती हूं, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन पर मत आना। इरा आई थी, पर गाड़ी पर बैठाकर ही चली गई। या कहूं कि मैंने जबरदस्ती से ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा है। पागल,
उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वाली तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खिंच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन को घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज विशेष भीड़ नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया नहीं आती, तो कभी खिंच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजर से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित सा मालूम होगा, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशिद, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यही स्पर्श, यह सुख, यह क्षण की सत्य है। बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, हमने छलने का असफल असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है।
कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशित को लेकर केवल सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। पर आज स्वीकार करती हूं, तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम भी भ्रम में ही थे। पर आज भ्रम के छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों को विश्लेषण किया, तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया, तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो झूठ भी बोल सकती। आज लग रहा है, तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना थी, वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की थी। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था, पर उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से जिला दिया। मेरा मुरझाया मन हरा हो गया। मैं कृत हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैं कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पुरख थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय, और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी, जो सचमुच में ही तुम्हें प्रियतम की तरफ प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे मन और दिमाग में आती हैं, जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन में किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती। यही सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अब आगे क्या होगा? क्या दीपा संजय को अपने मन की सारी बात बता पाएगी? क्या वह संजय को छोड़कर वापस निशित के साथ चली जाएगी? यह जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का, और साथ ही हमसे अपनी बात कहने और अपनी पसंद बताने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए किस्सा गो शिवेश को। शुक्रिया।